हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून बच्चों इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसका जो 7th पार्ट है समास, तो आज बच्चों हम आपको समास के बारे में बताएंगे। ठीक है, समास किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने अपनी इस पुस्तक में देखा है, इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का नाम है समास। ठीक है, समास। समास किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि समास हम किसे कहते हैं समास। ठीक है, तो हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं बच्चों। तो समास का जो सामान्य अर्थ होता है, या कहें सामान्य समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। ठीक है, जब हम कुछ कई शब्दों को मिलाकर छोटा एक शब्द करते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में पढ़ें तो हम क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हुए संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझा कि समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं और जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की विधि को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया कि 10 मुंह वाला। ठीक है, देखो इसमें कितने शब्द हैं? 10 मुंह वाला, 3 शब्द हैं इसमें। ठीक है, इसको अगर हम समास बनाएंगे, इन शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? दशानन। ठीक है, दशानन कौन होता है? दशानन मतलब 10 सिर हैं जिसके। 10 सिर किसके हैं? रावण। ठीक है, उसी प्रकार मान लो हमारे पास एक शब्द है देशभक्ति। ठीक है, अब देशभक्ति का हमारे पास जैसे कई शब्द है, देश के लिए भक्ति, इसको हम जब संक्षिप्त करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा देशभक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया हुई देश के लिए भक्ति। ठीक है, ये जो हमारा पे शब्द आया, हमारे पास एक शब्द आया देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसको जब हम संक्षिप्त करेंगे तो हमारे पास क्या शब्द निकल के आएगा? देशभक्ति। तो यही प्रक्रिया समास कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब और उदाहरण मान लो हम समझें, जैसे किताब में आपके लिखे हुए हैं। देखो ये पहला है, 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो 4 भुजाएं किसकी हैं? 4 भुजाएं हैं जिसकी, इसको हम लिखेंगे संक्षिप्त में चतुर्भुज। ठीक है, या फिर कहें विद्या के लिए आलय। आला मतलब होता है घर, विद्या के लिए आलय मतलब विद्यालय। या फिर नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। या कहें जेब को कतरने वाला, तो जेब को कतरने वाला जेब कतरा। ठीक है, तो ये जो शब्द हमारे पास निकल कर आए, चतुर्भुज, विद्यालय, नीलकंठ और जेब कतरा। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगला है समासपद किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समासपद कहा जाता है। ठीक है, मतलब समास करने पर, इस प्रक्रिया को करने पर जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद या सामासिक पद, सामासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, मतलब समास करने पर जो नया शब्द निकल कर आया उस शब्द को हम समासपद या सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों को अलग करने की
अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। मतलब जब हम इस प्रक्रिया के द्वारा बना एक शब्द हमारे पास, मान लो शब्द बनकर आया सेनापति, ठीक है, जैसे हम ऊपर उदाहरण आपको बताएं, ठीक है, जैसे हमारे पास शब्द आया विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। अब इस विद्यालय को हमने दोबारा जब अलग किया तो क्या बनेगा हमारे पास, विद्या के लिए आलय, तो ये हमारा समास विग्रह कहलाता है और ये शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है और इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया समस्त पद और समास विग्रह कैसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे संधि और समास में क्या अंतर होता है बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों संधि में पहला अंतर क्या होता है, पहला होता है संधि में दो वर्णों का मेल होता है, वर्णों का, समझ में आया, शब्दों का नहीं, वर्णों का मेल होता है। संधि में उच्चारण के नियमों के अनुसार कहीं एक वर्ण में तो कहीं दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है, ठीक है। और समास में क्या होता है, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का रूप नहीं बदलता बल्कि उनके बीच की विभक्तियों या इन शब्दों का लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम कहें विद्या प्लस आलय, हमारे पास शब्द है विद्या प्लस आलय, तो विद्या में बड़ा आ प्लस आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, ठीक है। तो ये संधि कहलाएगी। और समास क्या कहलाता है, शरण को आया हुआ, तो क्या कहलाएगा, शरणागत, तो ये हमारा समास कहलाएगा। अब इसके बाद है समास के भेद बच्चों। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो एक एक करके अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद जो होता है वो अव्यय बन जाता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। मतलब पहला पद तो प्रधान होगा और बाकी जो समस्त हैं वो अव्यय की तरह कार्य करता है, तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। अब अव्यय क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया पहले उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, ठीक है। जैसे निर, प्रति, यथा, आ, उप, ये सब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास समस्त शब्द क्या है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा, ठीक है, यथा, प्रति, भर, रात, नि, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग हैं, ठीक है। तो इनकी पहचान क्या होती है, जिस समास समस्त पद समासिक समस्त पद में निर, प्रति, यथा, आ, उप आदि उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे देखो प्रतिदिन, हर दिन, ठीक है, रातों रात, या फिर कहें नी डर, नी क्या है, उपसर्ग है, डर के बिना, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में क्या था, पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद मतलब उत्तर पद, 2 पद होते हैं, मैंने बताया आपको, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह जैसे ने, को, का, के लिए आदि का लोप हो जाता है, ठीक है। तो तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, उसका लोप हो जाता है। जैसे सेना का पति, ठीक है, हमारे तक शब्द आया मान लो सेना का पति, तो
का क्या है, का विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें इसका लोप हो जाएगा सेनापति। ठीक है, देश का भक्त, तो का क्या है इसमें, का विभक्ति चिन्ह, इसका लोप हो जाएगा देशभक्त, तो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब तत्पुरुष समास के मैंने बताया कारक चिन्ह होते हैं, तो इस कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण, ठीक है, और संबोधन। तो तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। तो 2 जो कारक हैं, कर्ता ने, कर्ता और संबोधन, ये 2 कारक को छोड़कर अन्य विभक्तियों का लोप होता है। इन 2 विभक्तियां इसमें प्रयोग नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें पहले होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास में कर्ता ने, कर्म को, इसमें कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, ये जो विभक्ति है को, इस विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, जैसे यश को प्राप्त, वन को गमन, शरणागत शरण को आया हुआ, ग्रामगत ग्राम को गया। ठीक है, उसके बाद हो गई करण तत्पुरुष समास। इसमें से विभक्ति, से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, कालिदास के द्वारा रचित, जन्म रोग, जन्म से रोगी, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक है, इसमें करण कार की विभक्ति से विभक्ति का लोप होता है। उसके बाद है हमारा अगली है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप, इसमें के लिए विभक्ति होती है, तो इसका लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, हथ घड़ी, हथ के लिए घड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, गौशाला, गाय के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता, मातृ प्रेम, माता के लिए प्रेम, तो इसमें के विभक्ति का लोप होगा। उसके बाद है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। पहला जो था उसमें से जोड़ने के संबंध में होता है ना, इसमें अलग होना होता है इसका। जैसे मान लो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, मतलब अलग हो रही है चीज़। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन, अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, जन्मान, जन्म से अंधा। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5वां संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, इन तीनों का लोप होता है। ठीक है, जैसे सेनापति, सेना का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, गंगा जल, गंगा का जल, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें का, की, के का लोप होता है। और आखिरी है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। यदि या तो में का होगा या फिर पर का लोप होगा। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, वनवास, वन में वास, जग बीती, जग पर बीती, तो में और पर इन 2 में से किसी एक विभक्ति का लोप होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा पहला उपमान और दूसरा उपमेय हो। मतलब पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। मतलब विशेषण होता है जो विशेषता बताई जा रही है, जैसे माने जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो पहला पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य। ठीक है, मतलब पहले पद में विशेषता होगी, दूसरे पद में जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घन श्याम, घन के समान, तो घन क्या है, ये विशेषण, और श्याम विशेष्य। श्याम कैसा है, घन के समान,
नील गाय, नीला है नीली है जो गाय, तो गाय है विशेष्य और नीली है विशेषण। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो नयन क्या है विशेष्य है और कमल क्या है विशेषण है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो पीला क्या है विशेषण और अंबर क्या है विशेष्य, तो ये कर्मधारय समास होता है। उसके बाद है चौथा है द्विगु समास, पांचवा चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब इसमें तो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद पूर्व पद संख्यावाचक, उत्तर पद किस समूह का बोध कराता है। जैसे मान लो हम कहें, मान लो दोपहर, दो पहरों का समूह, तो दो क्या है संख्यावाचक। चौराहा, चार राहों का समूह, तो चार क्या है संख्यावाचक और राह समूह कोई समूह समुदाय का बोध कराए तो वहाँ द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समास, नवरात्र, नौ रातों का समास। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास पद में दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा आदि आदि का प्रयोग। मतलब द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो उसमें और तथा या आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, अपना पराया, अपना और पराया, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, उसके बाद आखिरी है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास